हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज अपने करने जा रहे हैं जो चैप्टर 4 चल रहा था अपना फिजिक्स का विद्युत धारिता, उसमें जो आज मेन टॉपिक है वो चैप्टर का नाम यानी स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको बुक में नाम दिया हुआ है चालक की धारिता टॉपिक से। ठीक है, वैसे सामान्य ऐसे विद्युत धारिता अपने बोल देंगे, धारिता के बारे में पढ़ेंगे भी होती क्या है। और छठा जो टॉपिक है वो है विलगित गोलीय चालक की धारिता, मतलब एक गोला दिया हुआ हो तो उसकी धारिता अपने कैसे निकालेंगे, वो अपने को क्या करना है, निकालनी है। ठीक है, तो मैथमेटिकल काम आज स्टार्ट होने वाला है थ्योरेटिकल से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक है चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। किसी चालक की धारिता क्या चीज होती है और इसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वो अपने को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखो जो आपकी बुक है ना, बुक में मैं स्पेशली बोल रहा हूँ ये वाला टॉपिक बुक में आप पढ़ के देखना, आपको किसी नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं कि जो मैं अपने नोट्स हर जगह प्रमोट करूंगा, हर जगह मुझे प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। जहां से आपको अच्छी चीज़ सीखने की मिले मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। तो बच्चों ये टॉपिक आपकी बुक से बेस्ट कहीं नहीं दिया हुआ, मैंने भी आपकी बुक से ही यानी मेन जो उसका निचोड़ निकाल के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसको डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो बुक में बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, तो बुक से इसको पढ़ के देखना। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें कि यदि हम किसी वस्तु को कुछ आवेश देना चाहें तो वह दिया जाने वाला आवेश वस्तु पर पहले से उपस्थित आवेश से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। भी आपको क्या करना है, कोई भी अगर मान लो निरावेशित वस्तु भी है तो निरावेशित वस्तु में होता क्या है, एक चीज तो आप ये सोच लो कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे। मेन बेसिक ये क्या है, एलिमेंट है या बेसिक क्या है, कण है जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो अगर मान लो कोई भी वस्तु है, चालक वस्तु है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सामान्य अवस्था में उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होते हैं। तो दोनों आवेश समान होते हैं, तो नेट आवेश इस पे 0 होता है। अब अगर मान लो आपको अगर ये कह दें कि आपको इस वस्तु को क्या करने हैं और इलेक्ट्रॉन देने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का मतलब इसको क्या करना है, आपको नेगेटिव आवेश देना है, इसको ऋणावेशित करना है वस्तु को। तो नेगेटिव आवेश देना है, तो अब जब नेगेटिव आवेश इलेक्ट्रॉन इसे अब जब दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से उपस्थित हैं वो इस दूसरे बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां लिखी है कि यदि हम वस्तु को कुछ आवेश देना चाहें तो यह दिया जाने वाला आवेश वस्तु पर पहले से उपस्थित आवेश से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित ऑटोमेटिक होगा, इलेक्ट्रॉन पहले से ही है तो इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रतिकर्षित। इसी तरह प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश है तो इसको आप पॉजिटिव आवेश और देना चाहो तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आवेश इसको और नहीं मिलेगा, इधर वाला विरोध करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अतः हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और इससे उसकी स्थितिज ऊर्जा या विभव में वृद्धि होती है। आपको सामान्य यही होता है कि आपको क्या है कि अगर वस्तु को आपको अगर कह दें भी आप, ये मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, अब आपको कह दे भी नहीं इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन देने ही देने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको धक्के से देने पड़ेंगे। और धक्के से देने का मतलब आप इस पे क्या लगाओगे, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाओगे। बल का मतलब आप इस पे कार्य करोगे, यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और इस स्थितिज ऊर्जा को अपने क्या नाम दे देते हैं, विभव का नाम दे देते हैं। ठीक है, तभी अपने कार्य बराबर W = QV लिखते हैं ना, QV यानी Q आवेश को विस्थापित करने में जो कार्य होता है वो आपका QV होता है। तो अब अगर मान लो इकाई आवेश अगर आपको देना, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन देना है, तो इसको कितना कार्य करना पड़ेगा, इसके विभव के बराबर कार्य आपको करना पड़ेगा, यानी V के बराबर। तो सीधी सी बात ये है कि आपको वस्तु को अगर एक्स्ट्रा आवेश देना हो तो उस एक्स्ट्रा आवेश को देने में आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो अब ये कार्य क्या होता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, या उसको स्थितिज ऊर्जा को अपने विभव कह देते हैं, विभव के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो अब इससे स्पष्ट है एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है, क्या चीज क्लियर है, अतः स्पष्ट है कि चालक को Q आवेश देने से उसी अनुपात में उसका विभव क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी Q जो होता है ये V के समानुपाती होता है। और आपने विभव वाले फॉर्मूले में पढ़ा भी होगा, विभव के चाहे जितने मर्जी फॉर्मूले आप देख लो, उसमें क्या होता है, V बराबर KQ/R है। तो V का अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो V समानुपाती Q है, या Q समानुपाती V कह दें। तो विभव क्या होता है, वस्तु पर आवेश के समानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे वस्तु को आवेश ज्यादा दोगे विभव का मान बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि देखो विभव होता क्या है, कार्य होता है।
तो इकाई आवेश देने में कार्य है। तो अब जब इकाई आवेश आप जब आवेश देते जाओगे तो कार्य में वृद्धि होती जाएगी। तो कार्य में वृद्धि मतलब विभव में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि कार्य ही क्या होता है, विभव होता है। ठीक है, तो ज्यादा आवेश देना वस्तु को तो आपको कार्य क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य वस्तु पर करना पड़ेगा। तो आप वही चीज यहां पे लिखिए, विभव v बढ़ जाता है तो Q समानुपाती v और Q बराबर अपने क्या लिख देते हैं, CV। यहां C क्या है कि जब अपने समानुपाती चिन्ह को बराबर के चिन्ह में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं और इस कांस्टेंट को समानुपातिक स्थिरांक कहा जाता है और इसे अपने चालक क्या बोल देते हैं, चालक की धारिता कह देते हैं C को। C इसका चिन्ह क्यों दिया हुआ है, C आया है कैपेसिटेंस से, कैपेसिटेंस धारिता को इंग्लिश में कह देते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस से C आया है, इस C को चालक की धारिता कहते हैं। तो अब अगर C की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो वो Q बटा V आता है। तो C की आप परिभाषा बनाते हैं अपने। तो जब भी किसी चीज की आपको परिभाषा बनानी होती है, आपको क्या करना होता है कि उसके फॉर्मूले में किसी एक चीज को 1 के इक्वल कर दो। तो अब V का मान अगर मैं यहाँ पे 1 वोल्ट रख देता हूं, V का मान क्या करूं, 1 वोल्ट रख दूं, तो C आपका क्या किसकी इक्वल आ जाएगा, Q के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि Q बटा 1 आएगा तो Q बटा 1 Q, तो C बराबर Q। तो अब इसकी परिभाषा देखो कैसे बनेगी कि अगर किसी वस्तु के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए जो उसको आवेश की मात्रा दी जाती है वही उसकी क्या कहलाती है, धारिता। दोबारा सुनो, परिभाषा क्या है कि किसी भी वस्तु को या किसी भी चालक को दिया गया वह आवेश जो उसके विभव में कितनी 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। या तो ये, या आप कह सकते हो कि किसी भी चालक का विभव 1 वोल्ट वृद्धि के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, उसका धारिता कहलाती है। तो वही चीज यहाँ पे, अतः किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि हेतु या 1 वोल्ट की वृद्धि हेतु आवश्यक आवेश की मात्रा चालक की धारिता कहलाती है। मतलब किसी भी चालक वस्तु का अगर आपको 1 वोल्ट विभव बढ़ाना है तो उसके लिए कितना उसे आवेश देगी, विभव क्या हो जाए, 1 वोल्ट बढ़ जाए, वही क्या होती है, उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, तो अब ये चीज नीचे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट कि अतः चालक की धारिता उसके आवेश Q के ग्रहण करने की क्षमता को व्यक्त करती है। ये चीज क्यों लिखी है, सोचो इसे। तो देखो आपको विभव बता क्या रहा है, विभव धारिता बता क्या रही है, धारिता एक ही चीज बता रही है कि 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए आवेश की मात्रा। तो तभी यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ना कि चालक की धारिता उसके आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को व्यक्त करती है। यानी कि अगर मान लो कोई चालक है, उसका आपको 4 वोल्ट क्या करना है, विभव बढ़ाना है, तो आपको धारिता क्या बताएगी भाई, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए तो Q आवेश चाहिए। तो अगर आपको 4 वोल्ट बढ़ाना है तो आपको टोटल 4 Q आवेश चाहिए। तो मतलब धारिता क्या होती है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बताती है। मतलब कोई भी चालक है वो कितना आवेश ग्रहण कर सकता है अगर उसका विभव आपको कितना बढ़ाना हो। मतलब जितना विभव बढ़ाना उसके लिए आवेश की जो मात्रा चाहिए होती है वही उसकी क्या होती है, धारिता कहलाती है। ठीक है, समझ आई ये चीज। अब नेक्स्ट चीज है कि अगर मैं यहाँ पे Q और V के बीच ग्राफ खींचूं तो देखो Q समानुपाती V है और समानुपाती का जो ग्राफ होता है वो आपके पास कैसा होता है, एक सीधी रेखा ग्राफ आता है। ठीक है, समानुपाती का ग्राफ ऐसे ही होता है। तो देखो Q और V में अगर अपने ग्राफ बनाएं तो क्या आता है, सीधी रेखा आता है। और जब अपने क्या करते हैं, इसकी ढाल निकालते हैं, ढाल क्या होता है, tan थीटा का मान होता है। अगर आपने 11वीं क्लास में ये चीज पढ़ रखी है तो देखो किसी भी ग्राफ की ढाल निकालने का मतलब tan थीटा का मान ज्ञात करना। तो आप क्या करो, इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट आप अगर इस विभव का मान, ये वाला जो विभव का मान है, इस अक्ष पर क्या है, विभव आपके पास ये V आ रहा है और ये आपके पास क्या आ रहा है, जो y अक्ष के समांतर आ रहा है, इस V विभव के सापेक्ष Q क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है। तो V विभव के सापेक्ष आवेश Q है। तो अब ये एक क्या बन गया, आपके पास समकोण त्रिभुज बन गया है। तो इसमें tan थीटा का मान निकालो तो थीटा ही है, तो लंब बटा में आधार आ जाता है, यानी Q बटा क्या आ जाता है, V आ जाता है। और Q बटा V आपको क्या होता है, C बराबर धारिता के बराबर होता है। मतलब कि अगर अपने ग्राफ से कोई भी आपको ग्राफ दिया हुआ हो तो उससे धारिता का मान निकालना हो और Q और V के बीच ग्राफ दिया हुआ हो तो आप क्या करते हो, उस ग्राफ की ढाल यानी tan थीटा का मान निकाल लेते हो उस ग्राफ के लिए, और वो tan थीटा का मान क्या होता है, उस ग्राफ के लिए धारिता का मान होता है।
समझ आई इतनी बात? तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार कि Q और V के बीच आपको ग्राफ दे दिया और यहाँ पे कुछ मान दे देंगे, आपको ऐसे मान दे देंगे कि जैसे आपको इधर तो यहाँ पे ऐसे करके दे दिया भाई ऐसे, और यहाँ पे आपको दे दिया ऐसे, और ये बोल देंगे कि विभव आपके पास 3 वोल्ट है और इधर आपके पास जो आवेश है वो 12 कूलम है। तो आपको क्या पूछ लेंगे, धारिता का मान निकालो। तो आप क्या करोगे, Q बटा V करोगे, 12 बटा 3 कर दोगे, तो धारिता का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ग्राफ से मान निकाल सकते हो। कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जहां पर बच्चे गलती खाते हैं और गलती करते ही करते हैं यहाँ पे, और आपको ये पॉइंट अजीब भी लगेगा लेकिन समझ आ जाएगा, क्या है कि चालक की जो धारिता होती है वो उस पर उपस्थित आवेश व विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। अब C बराबर आपको तो पता है भी Q बटा V होता है, लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि ना ही तो ये C का मान Q पर निर्भर करता है और ना ही ये मान V पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि सर फॉर्मूले में तो Q और V दोनों आ रहे हैं, तो इस यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा? भाई चालक की जो धारिता होती है उस पर आवेश और विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है जो धारिता होती है। सोचो क्यों नहीं करती है, कारण क्या हो सकता है इसका, बता सकते हो? दिमाग में आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा तो देखो कि अगर मान लो मैं किसी चालक को, आपको पता है एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए क्या, कि जो Q और V होते हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। मतलब अगर किसी चालक को मैंने 1 कूलम आवेश दिया तो उसका विभव मान लो कितना है, 2 वोल्ट हो जाता है, 2 वोल्ट हो जाता है। तो अब अगर मैं आवेश की मात्रा दुगनी कर दूं, 2 कूलम दे दूं, तो विभव इस पे क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। तो रिलेशन आपको ये है Q और V में। तो अब अगर मैं धारिता, पहली स्थिति में धारिता निकालूं, C बराबर क्या आ जाएगा, Q बटा V आ जाएगा। तो Q का मान 1 और V का मान 2, तो धारिता का मान आ गया 0.5, आ गया ना। अब दूसरी स्थिति में 2 और 4 हैं, तो धारिता का मान निकालो, कितना आ जाएगा, 2 बटा में 4, और ये आ जाएगा फिर से 1 बटा 2 बराबर 0.5, फिर से 0.5 आ गया। अब अगर देखो एक चीज आपको हमेशा जहां से स्टार्ट किया था, Q समानुपाती V है। समानुपाती का मतलब एक को जितने गुना बढ़ाओगे दूसरा भी उतने गुना ही बढ़ेगा। अब अगर इसको मैं 3 कूलम कर देता हूं, यानी आवेश को तिगुना कर दिया, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, तिगुनी, यानी 6 वोल्ट हो जाएगा। तो अब फिर से अगर मैं धारिता का मान निकालूं तो 3 बटा 6 मतलब 1 बटा 2, वही 0.5 आ जाएगा आपके पास। तो हर स्थिति में क्या आता है, 0.5 0.5 0.5। तो अब मुझे बताओ कि आवेश की मात्रा नहीं बढ़ रही क्या, यहाँ पे बढ़ रही है, वोल्टेज की मात्रा नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है, दोनों की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन धारिता आपकी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो धारिता क्या होती है, आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। इसका कारण ये है बच्चों, क्योंकि आवेश और विभव दोनों एक अनुपात में बढ़ते हैं, और जो धारिता होती है दोनों के भाग के बराबर होती है, मतलब दोनों के अनुपात के बराबर होती है। तो जब अनुपात उनका सेम रहता है तो जो धारिता का मान है वो भी तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अनुपात ही नहीं बदलता है, जब कि आप चाहे 2 बटा 4 लिखो, चाहे आप 3 बटा 6 लिखो, चाहे आप 4 बटा 8 लिखो, तो देखो ऊपर नीचे वाली वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन अनुपात तो नहीं चेंज हो रहा। तो धारिता क्या आती है, Q और V के अनुपात के बराबर आती है, यानी कि Q के साथ V चेंज हो जाता है। अगर तो कोई ऐसा हो ना भी, अगर आप क्या करो कि V को छोड़ दो और ओनली Q को बढ़ाओ, Q को बढ़ाने से धारिता बढ़े, तब तो अपने कह देंगे भी धारिता डिपेंड करती है। लेकिन Q को बढ़ाने से C पर कोई फर्क नहीं पड़ता, V बढ़ जाता है इसके साथ वाला जो इसके बटा में है। ठीक है, तो जितना ऊपर वाला बढ़ेगा उतना नीचे वाला बढ़ जाएगा, तो अनुपात दोनों का सेम रहेगा। तो समझ आया कि किस क्यों नहीं करता, धारिता का मान आवेश और विभव पर निर्भर इस कारण नहीं करता क्योंकि दोनों अनुपात के रूप में, और अनुपात के रूप में क्या होता है, जो इनका मान है वो हमेशा सेम बना रहता है। ठीक है, उदाहरण आपको मैंने बता दिया है। तो धारिता का मान किन चीजों पर निर्भर करता है वो आपको याद रखनी है, और यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि धारिता, चालक की जो धारिता होती है वो किन चीजों पर निर्भर करती है। एक तो चालक के आकार और आकृति पर,
आकार और आकृति पर क्यों निर्भर करती है उसको अपने प्रूफ भी करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। क्योंकि आपको क्या है कि अगर वस्तु का आकार बड़ा है तो उसे आप आवेश ज़्यादा दे सकते हो। अगर मान लो छोटे आकार की है तो लिमिटेड आवेश, और ज़्यादा बड़े आकार की है तो इसको मान लो 2q आवेश दे दिया आपने। तो मतलब आकार बढ़ने से वस्तु को आवेश ज़्यादा दिया जा सकता है। तो क्या होगा, वस्तु के आकार और आकृति पर निर्भर करेगा। इसे सिद्ध भी करेंगे। दूसरा, निकट अन्य चालक की उपस्थिति पर, ये भी अपने सिद्ध करेंगे कैसे, निकट अन्य चालक की उपस्थिति। और तीसरा, उसके चारों ओर के माध्यम पर, तीनों पर निर्भर करेगा। इसको एक बार याद कर लो, इसको गणितीय रूप से मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा भी क्यों करता है। ठीक है, एक बार इसको याद कर लो आप यहां पर। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसका मात्रक और विमा। तो मुझे एक बात आप ये बताओ यहां तक कि आपको समझ आ गया ना, यहां तक धारिता होती क्या है। धारिता दोबारा से एक बार फिर परिभाषा रिपीट कर लेते हैं बच्चों। क्या होती है कि किसी भी चालक का विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए जो आवेश की मात्रा होती है, मतलब किसी चालक का 1 वोल्ट विभव बढ़ाना है तो जितना आवेश आपको उसको देना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, उसकी धारिता हो जाएगी। और एक चीज आप और याद रख लो कि किसी भी जो चालक वस्तु है उसका विभव आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो, यानी उसको जो आवेश है एक लिमिट तक ही दे सकते हो। भी अगर मान लो कोई वस्तु आपको दी हुई है, जैसे यहाँ पे वस्तु दे दी, कोई भी वस्तु दे दी, तो इसकी एक लिमिट है कि एक लिमिट तक ही आवेश ग्रहण कर पाएगी। मान लो आप इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हो, तो मान लो ये वस्तु है तो इसकी एक फिक्स लिमिट होगी भी ये 10 क्यू आवेश ही ले पाएगी, इससे ज्यादा आवेश नहीं ले पाएगी। कारण क्या होगा, ले क्यों नहीं पाएगी, क्योंकि तब प्रतिकर्षण बल इतना हो जाएगा कि बाहर जो आवेश है वो अंदर जाने में असमर्थ हो जाएगा, जा नहीं पाएगा। आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तब भी नहीं जा पाएगा। यानी एक वस्तु की कैपेसिटी होती है। अब जो मान लो पानी की टंकी है तो उसकी कैपेसिटी है ना भी उतना ही पानी स्टोर कर पाएगी। ऐसे तो नहीं भी 5,000 लीटर की टंकी है 1500 लीटर पानी डाल दोगे आप उसमें। तो बिल्कुल उसी तरीके से हर एक वस्तु की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, वो उतना आवेश ले सकती है। तो धारिता उस चीज को भी कहते हैं कि वस्तु कितना आवेश ले सकती है और उसका विभव कितना होता है। धारिता उस चीज को बताती है। ठीक है, अब मान लो एक चीज और आपको और थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ खाली जगह है कि आप एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ कि धारिता आवेश ग्रहण करने की क्षमता किस प्रकार होती है। कि अब मान लो आप एक वस्तु है, उस वो वस्तु का विभव 5 वोल्ट तक बढ़ सकता है और मैक्सिमम यानी मैक्सिमम 5 वोल्ट हो सकता है और उसको आप 10 कूलाम आवेश दे सकते हो। अब एक दूसरी वस्तु है, उसका विभव 10 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट तक बढ़ सकता है और आप उसको 100 कूलाम तक का आवेश दे सकते हो। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे धारिता की बात करूँ दोनों स्थितियों में तो Q/V होता है और इसमें भी Q/V। तो इसमें जो धारिता का मान आएगा वो 2 आएगा और इसमें जो धारिता का मान आएगा वो 10 आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जिस वस्तु के लिए विभव और आवेश दोनों के मान ज्यादा हैं उसके लिए धारिता का मान भी ज्यादा होगा। मतलब जो धारिता है वो अपने को ये बताती है कि कोई वस्तु कितना का आवेश ग्रहण कर सकती है या कितना को उसका विभव बढ़ सकता है। दोनों ही चीजों के बारे में अपने को धारिता बताती है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा धारिता। अब धारिता का मात्रक और विमा निकालते हैं और नया मात्रक यहाँ से सीखते हैं अपने। C = Q/V फॉर्मूला होता है, एक नया फॉर्मूला आपने सीख लिया। ये फॉर्मूला आगे बहुत काम आएगा। कूलाम/वोल्ट, कूलाम/वोल्ट होता है। C यानी Q का कूलाम और नीचे वोल्ट। तो कूलाम/वोल्ट को अपने एक नया मात्रक देते हैं जिसे कह देते हैं फैरड। क्या बोलेंगे, फैरड, जो कि विद्युत धारिता का मात्रक है। SI मात्रक फैरड है। ठीक है, और दूसरी फैरड जो होता है धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत ज्यादा बड़ा मात्रक है और इसे अभी सिद्ध भी करेंगे भी कैसे बहुत बड़ा मात्रक है। अतः इसके लिए अन्य छोटे मात्रक उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे आपको MF लिखा मिल जाएगा। ये तो ओनली सिंबल बताने के लिए मैंने लिखे हैं यहाँ पे, अगर किसी को पता है तो उसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। MF का मतलब मिली फैरड होता है, इसको 10⁻³ फैरड लिखेंगे न्यूमेरिकल में। म्यू फैरड आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, म्यू का मतलब 10⁻6 फैरड होता है, या इसको माइक्रो फैरड भी कह देते हैं, या आपको नैनो फैरड देखने को मिल जाएगा। इसको एक NF से लिखा यानी 10⁻9 फैरड। ठीक है, तो धारिता के ये माइनस की पावर वाले मात्रक ज्यादा यूज होंगे, नैनो, पिको, माइक्रो, ऐसे मात्रक ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, तो धारिता का मात्रक दोबारा क्या होता है, रिपीट करो, फैरड होता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट अपने धारिता की क्या निकालते हैं, विमा निकालते हैं। तो देखो विमा में कभी भी नहीं उलझना आपको, विमा में आपको क्या करना है, देखो C बराबर आपको पता है Q बटा V होता है। अब Q की विमा तो आपको पता है पहले चैप्टर से करते आ रहे हो, A1T1 होती है। Q की विमा क्या होती है, A1T1 होती है। अब नीचे आ गया V, तो अब V की विमा कैसे, रट्टा लगाएं, इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है कि W बराबर QV होता है, W बराबर क्या होता है QV, तो V का मान अगर यहाँ से निकालो तो W बटा Q। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, W बटा Q रख दूँ। तो अब वही चीज़ कि ऊपर तो Q है ही और नीचे W बटा Q, तो ऊपर Q की विमा ये वाली, W कार्य की विमा आप 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, M1L2T-2 होती है, और नीचे जो इसकी विमा आती है Q की दोबारा से वो ये वाली आती है। अब ये वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो A2T2 ऊपर क्या बन जाएगा, A2T2, और नीचे वाले देखो जब ऊपर जाएंगे तो M-1 L-2, A2T2 तो था ही, अब A2 तो नहीं है लेकिन T-2 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो T2 हो रहा जाएगा, मतलब टोटल T4 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है बच्चों, ये आप खुद निकाल सकते हो। और अगर किसी को कार्य की विमा नहीं पता तो बल गुणा विस्थापन, बल का नहीं पता तो MA लिख सकते हो आप, M×A, ठीक है। तो वहां से आप ऐसे कर करके विमा निकाल सकते हो अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो ये क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी उसकी। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो अपना आता है विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब विलगित क्यों लिखा है, विलगित का मतलब है कि आपका एक अलग गोला पड़ा हुआ, उसके पास और कोई वस्तु स्थित नहीं है। क्योंकि स्थित क्यों, स्थित का मतलब क्यों स्थित नहीं है, क्योंकि अगर कोई, अब आपने ऊपर पढ़ी थी एक चीज यहाँ पे कि धारिता का मान निकट अन्य चालक की उपस्थिति पर पड़ता है। तो विलगित गोलीय चालक का मतलब है भी इसके अतिरिक्त, यानी जो आपका गोला रखा हुआ है इसके अतिरिक्त इसके आसपास कोई चालक वस्तु नहीं है, क्योंकि अगर चालक वस्तु हुई तो उसकी धारिता का मान चेंज हो जाएगा। तो अपने तभी लिखते हैं विलगित गोलीय चालक, यानी आइसोलेटेड कर दिया उसको, आइसोलेट कर दिया। आपने कोरोना के टाइम में आइसोलेट वर्ड सुना होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो आइसोलेट करते हैं ना, आइसोलेट का मतलब अलग कर देना, बिल्कुल दुनिया से नाता तोड़ देना उसका, समझ आया। अब नेक्स्ट देखो भी, ये एक आइसोलेटेड गोला है, इसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है, ये क्वारंटाइन कर दिया है इसे, ठीक है। और इसको क्या कर दिया आपने, क्यू आवेश दे दिया, और क्यू आवेश देने से जो इसका विभव है वो V हो जाता है, और R इस गोले की क्या है, त्रिज्या है। तो माना एक R त्रिज्या का गोलीय चालक है, इसे क्यू आवेश दे दिया और इसके पृष्ठ पर विभव क्या है, V है। तो अब देखो आपको पता है कि जो गोला होता है गोलीय चालक, चाहे ठोस गोला है चाहे आपके पास क्या है खोखला गोला है, उसके लिए V बराबर क्या होता है, KQ/R होता है, KQ/R होता है। तो आपको अब निकालनी है धारिता, धारिता के सूत्र में क्या आता है, Q/V आता है। तो आपको हमेशा ये काम करना होगा बच्चों, क्या काम करना होगा कि धारिता जब भी निकालनी होगी किसी वस्तु की, तो उस वस्तु के लिए आपको विभव का मान पता होना चाहिए, फिर ही आप धारिता निकाल सकते हो, नहीं तो धारिता का मान कभी नहीं निकलेगा। तो एक चीज यहां पे ये क्लियर होगी कि C बराबर Q/V होता है, Q आवेश की मात्रा होती है, V विभव का मान होता है। तो आवेश की मात्रा तो अपने को पता होगी भी, किसी वस्तु को Q आवेश दे दिया, 2Q दिया, 3Q दिया, जितना भी दिया, और विभव का मान आपको सूत्र पता होना चाहिए भी, उसके लिए विभव का सूत्र क्या चीज होती है, ठीक है। तो विभव का मान अपने लिख देंगे उसके लिए V बराबर KQ/R से। अब धारिता बराबर C बराबर Q/V होता है, तो इसमें V का मान ये वाला पुट कर दो आप, तो KQ/R यहाँ पे पुट कर दो। देखो Q तो ऊपर था ही, यहाँ पे ये वाला Q था ही, और इस V की जगह KQ/R पुट कर दिया, तो Q से Q कैंसिल, और ये वाला R कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो धारिता का मान R/K आ जाएगा। ये K कौन सा है, 1/4πε0 वाला, वो है 1/4πε0 वाला ये K है। तो जब अपने इस K का मान 1/4πε0 रखेंगे तो 1/4πε0 ऊपर R के साथ चला जाएगा, तो या ये इसका दूसरा सूत्र आ जाएगा 4πε0R। क्या आ जाएगा, 4πε0R आ जाएगा। अब यहां पे दो चीजें आपको मैं क्लियर कर दूं, एक तो कि C है जो समानुपाती, C का सूत्र क्या आ रहा है, 4πε0R आ रहा है। तो यहां से अगर मैं देखो 4πε0 कांस्टेंट है, तो C का मान क्या है, जो R के समानुपाती है। तो एक पॉइंट यहां पे क्लियर हो रहा है, कौन सा पॉइंट क्लियर हो रहा है, कि जो धारिता का मान होता है चालक की आकार और आकृति पर निर्भर करता है। क्या, कैसे कि C समानुपाती R,
यानी चालक की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। अब त्रिज्या बढ़ा दी तो चालक का आकार बढ़ेगा ना आकार उसका। तो आर का मान बढ़ा दिया तो धारिता का मान बढ़ रहा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका, विचालक की आकार और आकृति पर धारिता का मान क्या करता है, निर्भर करता है बच्चों। अब दूसरा अपने चीज यहां पे क्लियर करते हैं कि अगर मैं इस फॉर्मूले में क्या करूं, ये तो निर्वात के लिए लिखा था आपने, ये निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट अपने किसके लिए लेते हैं, निर्वात के लिए लेते हैं बच्चों। लेकिन अगर मैं माध्यम में रख दूं इस गोले को उठा के, यानी यदि चालक परावैद्युत माध्यम में रखा हो, किसी परावैद्युत माध्यम में रख दूं, तो सी माध्यम जो धारिता का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन माध्यम इंटू आर, क्योंकि निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोड होता है और माध्यम के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन माध्यम होता है बच्चों। और एप्सिलॉन माध्यम का मान अगर मैं लिखता हूं तो वो एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर के बराबर आता है। तो अब एप्सिलॉन माध्यम का मान मैंने लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। अब आपके पास इसमें जो 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर आ रहा है, तो ये वाला क्या है, निर्वात में धारिता का मान है। तो अब सी माध्यम किसके इक्वल आ जाएगा, सी जो निर्वात वाला और इनटू में एप्सिलॉन आर। तो माध्यम में रखने से क्या हुआ कि स्पष्ट है कि माध्यम में रखने से चालक की धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आती है, कंपटीशन में खास करके इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चालक की धारिता है वो किसी एप्सिलॉन, मान लो आपको परावैद्युतांक दे दिया, यानी एप्सिलॉन आर का मान आपको दे दिया कि किसी 5 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है, तो धारिता का मान कितने गुना बढ़ेगा या घटेगा। तो आपको पता है कि बढ़ता ही है तो 5 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब एक पॉइंट आपका यहां से ये क्लियर हो गया कि धारिता का मान उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए ना। अब तीसरा पॉइंट सुनो आप यहां पे कि अगर मैं इस गोले को देखो, आपने क्यू आवेश दे दिया, अब इस गोले के नजदीक मैं एक और गोला रख देता हूं और इसे मैं -q/2 आवेश दे देता हूं, -q/2 आवेश दे देता हूं। तो अब देखो इस गोले का जो विभव होगा वो विभव हो जाएगा kq/r। ठीक है, और इसका जो विभव हो जाएगा दूसरे गोले का वो -kq/2r हो जाएगा, -kq क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो अब kq/r अगर मैं यहां से कॉमन लूं तो ये हो जाएगा 1 - 1/2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो नेट इनका विभव आ जाएगा वो kq/2r आ जाएगा। तो देखो आपने तो लिखा kq/r, लेकिन अगर आपने कोई माइनस आवेश वाला गोला रख दिया तो इसका विभव आधा हो गया अब उसकी तुलना में। लेकिन अगर प्लस आवेश वाला रखते तो अपने यहाँ पे प्लस आ जाता और यहाँ 3/2 यानी कि 1.5 गुना हो जाता विभव का मान। तो अगर चालक के पास कोई दूसरा चालक स्थित है तो जो विभव का मान है वो चेंज हो जाएगा, और विभव का मान चेंज होने से धारिता का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपका बच्चों क्लियर हो गया है कि निकट अन्य चालक की उपस्थिति पर धारिता का मान निर्भर करता है, क्योंकि अन्य चालक की उपस्थिति से जो विभव का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक उदाहरण है यहाँ पे, और ये बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है, बहुत ही, यानी कि कंपटीशन एग्जाम वगैरह आपको बुक में मिल जाएगा, आपकी बुक से उठाया मैंने। और कंपटीशन एग्जाम वाला आप कहीं भी कोचिंग करने जाओ आपको ये वाला एग्जाम्पल कराएंगे वो। ठीक है, कि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी क्या करनी है, धारिता की गणना करनी है। आपको पृथ्वी की त्रिज्या दे दी, तो पृथ्वी एक गोला है, मानते हैं गोला है, पूरा गोला तो नहीं है, तो अगर त्रिज्या दी है तो गोला ही मानना पड़ेगा। तो r त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नोड r होती है या r/k होती है, क्योंकि देखो 4 पाई एप्सिलॉन नोड का मान अगर आप रखोगे तो 4 × 3.14 × 8.85 10⁻12 में बड़ा हो जाएगा। इसके बजाय आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ r/k, क्योंकि इसी से आया था ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला। तो r/k लगाएंगे तो r का मान ये और k का मान ये, जब आप ऊपर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगेगा। तो अब नीचे टोटल पावर होगी 10 की पावर 10, 10 की पावर कितनी होगी, 10 होगी, और ऊपर कितनी पावर होगी, 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो बचेगी कितनी, 10 की पावर -4, और जब अपने इस 9 का 64 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7.11। और जब आप इस पॉइंट को इधर लेके जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 711 × 10 की पावर -6 फैरड, या 10 की पावर -6 को अपने लिखते हैं 711 म्यू फैरड। तो यहाँ से एक चीज आप देखो ये स्पष्ट हो रही है कि पृथ्वी
पृथ्वी का आकार कितना है 6400 किलोमीटर जिसकी त्रिज्या है। अगर आप उतना बड़ा गोला लेते हो, एक चालक गोला, तो उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आपको इतनी यानी उसकी धारिता क्या होगी, इतनी होगी। मतलब आपको 711 म्यू कूलाम आवेश आपको चाहिए होगा, म्यू। ठीक है, मतलब इतने बड़ी, यानी अगर पृथ्वी के जितना बड़ा गोला हो उसकी धारिता भी क्या आती है आपके पास, म्यू में आती है। ठीक है, तो आप तभी मैंने कहा था कि जो आपके पास फैरड सीधा मात्रक है ये एक बहुत बड़ा मात्रक है। जब इतने बड़ी पृथ्वी की धारिता आपके पास इतनी आ रही है, मतलब 1 वोल्ट विभव अगर आप पृथ्वी का बढ़ाना चाहते हो तो आपको 711 म्यू कूलाम का आवेश पृथ्वी को देना पड़ेगा। तो तभी क्या है, धारिता के अपने छोटे मात्रक यूज करते हैं। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक, धारिता से इंट्रोडक्शन था, क्या होती है धारिता। तो आज बेसिक टॉपिक है, ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए अगर आप आगे वाले टॉपिक करना चाहते हो। तो धारिता का मान ज्ञात कैसे करेंगे कि धारिता C बराबर Q बटा V होता है। V का सूत्र लिखेंगे और उस सूत्र को C बराबर Q बटा V में पुट कर देंगे। V की जगह उसका मान पुट कर देंगे, धारिता आ जाएगी। और धारिता होती क्या है, किसी चालक का विभव इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा धारिता कहलाती है। ठीक है, तो अब आपको, मुझे उम्मीद है, याद हो गया होगा। तो इसको अच्छे तरीके से करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है, कैसा आ रहा है। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बता सकते हो। कमेंट जरूर करके बताया करें, अप्रिसिएशन दिया करें। वैसे कमेंट कई बच्चों के रेगुलर आते भी हैं, जो नहीं करते उनको कह रहा हूँ ज़रूर मुझे, अगर आपको अच्छी लगे ये चीज़ तो नाइस या कुछ भी आपको जो आपके मन में हो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।